हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के इस चैनल पे। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे बेटा। आज के लेक्चर में देखो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इसको बोल सकते हैं। अब देखो होता है क्या है कि कोई भी एटम है आपके पास कोई एटम है और ये एटम है गैसियस स्टेट में। कोई एटम आपके पास गैसियस स्टेट में है और आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब किसी एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा, उसको हम आइसोलेटेड बोल देंगे। मतलब बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है एटम, आइसोलेटेड है, इंडिविजुअल है। और ये जो कोई भी एटम है गैसियस स्टेट और आइसोलेटेड स्टेट में, इस एटम के अंदर से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, अब देखो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में से आप जैसे रिमूव करते हो कि किसी एटम के अंदर से, एटम गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड स्टेट में है, उसमें से अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उस एटम को आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराओगे, तो वो जो एनर्जी है उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे। आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, आयन क्या, कैटायन, क्योंकि अगर आप किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो वो एक कैटायन बन जाएगा। तो किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को हम कितनी एनर्जी दे दें ताकि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए और कैटायन हो जाएं और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएं, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे देखेंगे भाई। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव most loosely bound electron, most loosely bound electron from isolated gaseous atom to form गैसियस कैटायन। देखो इसमें कुछ टर्म यूज हुई है, जैसे कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत कम ताकत के साथ जुड़ा हो, और न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन कम ताकत के साथ जुड़ा होगा वो कहाँ होगा, जो मैक्सिमम दूरी पे हो न्यूक्लियस से, उस इलेक्ट्रॉन को मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोला गया। जैसे हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं कि वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बाउंड होते हैं, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो आइसोलेटेड हो मतलब इंडिविजुअल हो। देखो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि कोई भी जैसे मेटल है M और वो गैसियस स्टेट में है, G फॉर गैसियस स्टेट, तो अब इसको कितनी एनर्जी मैंने दे दी, जैसे डेल्टा होता है चेंज, I है आयोनाइजेशन, H है एंथैल्पी। तो ये जो सिंबल है ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, अकेला इंडिविजुअल एटम है, गैसियस स्टेट में है, डेल्टा है चेंज, आई है आयोनाइजेशन, एच है एंथैल्पी। तो किसी एटम को गैसियस स्टेट में से कितनी एनर्जी आपने दे दी ताकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। तो अब मान लिया कि इसके ऊपर N+ चार्ज आया। N+ चार्ज का मतलब है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, और ये गैसियस एटम में कोई कैटायन बच गए और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज कर दिए, और ये भी गैसियस स्टेट में होंगे। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। जैसे अगर मैं कहूँ कि सपोज ये कोई एटम है, सपोज जैसे मैंने कह दिया कि Na का एटम है, अब इसके पास जैसे एटॉमिक नंबर 11 है तो 2 8 1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं, दिखा रखे सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और थर्ड सेल में आप देखो बच्चों, इसके पास जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तीसरे सेल में। तो ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इसकी दूरी न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा हो गई,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है इसको मैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलूँगा। तो इसको रिमूव करना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैंने गैसियस स्टेट से बताई है, सॉलिड स्टेट से नहीं बताई। ऐसा क्यों हम करेंगे भाई, क्यों हम गैसियस स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं? क्योंकि अगर कोई मेटल है आपके पास, मेटल एटम है आपके पास सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में जो एटम है अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहले क्या होगा कि जो एनर्जी आप दोगे ना मेटल को सॉलिड स्टेट में, तो ये एनर्जी इस मेटल को पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो जाएगी। और जब सॉलिड को डायरेक्ट हम गैसियस स्टेट में लेके जाते हैं तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे कि सॉलिड से डायरेक्ट आप गैसियस स्टेट में, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो इसलिए हम एनर्जी की बात करते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में से, ना कि सॉलिड स्टेट में से। क्योंकि अगर आप सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस एनर्जी का कुछ पार्ट सॉलिड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो जाएगा। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब इसमें मैं टॉपिक बता रहा हूं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो सक्सेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, एक के बाद एक, सक्सेसिव। अगर किसी एटम के अंदर से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो उस एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। किसी मेटल एटम के अंदर से आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला निकालने के बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी हमारी, वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, या सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। फिर किसी मेटल के अंदर से जैसे आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, वो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो ये जो कंटिन्यूअस फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो आप एनर्जी सप्लाई करते हो, इसी को हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि सपोज मेरे पास एल्यूमिनियम का एटम है गैसियस स्टेट में, अब एल्यूमिनियम का एटम है गैसियस स्टेट में, इसमें से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी इसको प्रोवाइड करवाऊंगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए Al+, और ये इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में और एक इलेक्ट्रॉन इसने प्रोड्यूस कर दिया। अब दोबारा इसमें से भी तो इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, Al+ गैसियस स्टेट में, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है, तो मैं ये कहूँगा कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकाल दिया हमने, और जो एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई उसको मैं क्या कहूँगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर इसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है Al2+ में से, और मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ रहा है, इसके लिए जो एनर्जी खर्च होगी वो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो मैं लिखूँगा Al3+ गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Al+ बना, Al+ में से फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, Al2+ बना, Al2+ में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Al3+। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, व्हाट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी एटम इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाएगा। एंथैल्पी बोल सकते हो या एनर्जी भी यहाँ बोल सकते हो, वह सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। अब देखो जो ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें यहाँ पे। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ पे एल्यूमिनियम का तो मैंने एग्जाम्पल बताया है, एग्जाम्पल और भी ले सकते हो आप कोई दूसरा। जैसे और एग्जाम्पल देखो, अगर आपके पास जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल गैसियस स्टेट में, आपने यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है Mg+ गैसियस स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया।
फिर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हो, मैग्नीशियम Mg+ गैसीय स्टेट, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो ये दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी हमारी। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने रिमूव किया तो ये Mg2+ बना गैसीय स्टेट में और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ। तो जैसे ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकंड, तो फर्स्ट और जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आप देखोगे कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जैसे एल्यूमिनियम के केस में बताया था कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी ना उसकी वैल्यू सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी। देखो ऐसा क्यों है, मैंने ये कहा था अभी आपको, जैसे बताया था कि एल्यूमिनियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अभी आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें आप देखोगे एल्यूमिनियम में 13 तो प्रोटॉन्स हैं और 13 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर है। यहाँ आप देखोगे एल्यूमिनियम में अब यहाँ से आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है इसमें से, ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड आयनाइजेशन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर आप निकालोगे तो ये Al2+ बनाएगा और गैसीय स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। आप देखोगे कि इसमें प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 13 हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 13 है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें 12 बच गए। ठीक है, फिर ये इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो मैं लिखूंगा Al2+ गैस और Al3+ गैस इसने बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें देखना एक बार, ये इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 13 हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13 - 2 कितने बच गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो अब आप देखोगे कि मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में बताया है, इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होते रहें और प्रोटॉन अगर बढ़ते, मतलब प्रोटॉन सेम और इलेक्ट्रॉन कम होते रहें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं दे रिमेन टाइटली अट्रैक्ट विद द न्यूक्लियस। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएं, प्रोटॉन तो सेम ही है न्यूक्लियस में, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होते रहेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो इलेक्ट्रॉन अब और ज़्यादा ताकत से न्यूक्लियस के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि यहाँ 13 प्रोटॉन के साथ 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम देखते हैं। अब यहाँ आप देखोगे कि 13 प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 12 ही हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, रेशो में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए तो क्या चीज़ बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये अगर आपको यहीं इस वीडियो लेक्चर में नहीं समझ में आ रहा तो बेटा आप बैक जाएं, लास्ट के वीडियो लेक्चर देखें, उसमें मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन तो 13 है, इलेक्ट्रॉन 12 बच गए। यानी कि जो 13 ये प्रोटॉन है वो 12 इलेक्ट्रॉन को जिस ताकत से, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वो कहीं ज़्यादा अट्रैक्शन होगी एज कम्पेयर टू दिस एल्यूमिनियम एटम। यानी कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे ज़्यादा है। अब यहाँ आप देखोगे कि 13 प्रोटॉन के कंपैरिजन में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दीज 13 प्रोटॉन्स कैन शो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर दीज 11 इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू दिस Al+। तो मैं ये कहूँगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा किसका होगा, Al2+ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा किससे, Al+ से, और Al+ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा किससे, एल्यूमिनियम से। तो ये तो ट्रेंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तभी मैंने कहा है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी किसके लिए, इसके आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, इसके आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जैसे आप कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते रहोगे तो जो एनर्जी देनी पड़ रही है उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी के अमाउंट, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा अगर प्रोटॉन्स की संख्या कम होती रहेगी। तो ये था हमारा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसी एलिमेंट के लिए, उसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो टॉपिक है
इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सीखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो टॉपिक है अभी इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो वो फैक्टर्स मैं आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज भी अफेक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। पेनिट्रेशन पावर है इलेक्ट्रॉन्स की, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक फैक्टर है। फोर्थ फैक्टर है जैसे इसमें शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है और बड़े अच्छे से आपको समझाया है लास्ट के लेक्चर्स में। और नेक्स्ट है इसमें लास्ट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम। तो ये जैसे कुछ फैक्टर हैं, दीज फैक्टर अफेक्ट दी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एनी एटम। तो इनको स्टेप बाय स्टेप हम सारे फैक्टर अब डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट फैक्टर है इसमें एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब है कि एटम का साइज, एटम का साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फार्मूला भी बन गया यहाँ पे कि मैं अगर कहूँगा कि एटॉमिक साइज जो होगा इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या रिलेशनशिप है, तो मैं ये कहूँगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ये फार्मूले आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट करोगे या कहीं भी जो भी है आप नोट्स बना रहे हो उस पर नोट करोगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम more is the ionization enthalpy। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको IE लिखता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम इसको लिख रहे हैं। तो छोटे साइज की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और बड़े साइज का अगर एटम है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब देखो कि आप जैसे पीरियोडिक ट्रेंड भी पढ़ के आए हो एटॉमिक साइज का। अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है, किसी भी पीरियड में जा रहे हो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। और अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा किसी भी पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि इन ए पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, और वो एटॉमिक साइज वाले टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ग्रुप में देखेंगे, कोई भी पार्टिकुलर ग्रुप जैसे ले लिया, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। आप देखोगे कि जैसे ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर एटम का साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज विच अफेक्ट दी आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, एटॉमिक साइज पीरियड में छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड फैक्टर देखते हैं अब। दूसरा फैक्टर है इसमें न्यूक्लियर चार्ज का। देखो एक तो आप न्यूक्लियर चार्ज पढ़ते हो और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ते हो, दोनों पढ़ के आए हम। तो सेकंड इसमें टॉपिक है जैसे न्यूक्लियर चार्ज इज द फैक्टर विच अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा
उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और न्यूक्लियर चार्ज में अगर इसका कंसेप्ट देखा जाए तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ते हैं, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं ये भी लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि वो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस के साथ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इसको Z इफेक्टिव से हम शो करते हैं। और Z माइनस सिग्मा, ये Z क्या है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, एंड दिस सिग्मा इज शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। दिस सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका Z इफेक्टिव से क्या रिलेशनशिप है? मैं कहूंगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी किसी एटम की उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका Z इफेक्टिव ज़्यादा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी उसकी। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है या नेगेटिव चार्ज हो किसी एटम के ऊपर तो आप देखोगे उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। तो जैसे हम बात करते हैं कि किसी पीरियड में क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या इसमें होगी? इंक्रीज। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी पीरियड में बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। और किसी ग्रुप में जाओगे, जैसे कोई भी ग्रुप है पार्टिकुलर, तो उसमें ऊपर से नीचे जाएंगे किसी ग्रुप में, जैसे आपको बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे सेकंड ग्रुप है बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये आप देखोगे कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें डिक्रीज होता है। एज यू मूव एनी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। यानी कि हम कहेंगे कि ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। सेकेंड फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर देखेंगे। तीसरा फैक्टर है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल। तो तीसरा इसमें टॉपिक है, तीसरा इसमें फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल ऑफ मेन सेल। देखो इस लाइन का मतलब समझो। पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना भी आप लिख सकते हो। साथ में ये लिख दिया मैंने कि इन डिफरेंट सबसेल ऑफ मेन सेल। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई मेन सेल है, सपोज उस मेन सेल में जैसे सब सेल आप पढ़ के आते हो, जैसे S है, P है, D है और ये F है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर ये होगा कि S सब सेल की पेनिट्रेशन पावर P से ज़्यादा होगी, P की D से ज़्यादा होगी, D की F से ज़्यादा होगी। अब देखो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है नियरनेस टू न्यूक्लियस। नियरनेस टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कितना नज़दीक होगा कोई सब सेल। तो किसी भी मेन सेल में, जैसे अगर मैं कहूँगी सपोज ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल है n = 1, तो इसका 1s सब सेल है। तो अगर दूसरा सेल हो न्यूक्लियस के बाहर तो इसमें 2 सब सेल हैं, 2s एंड 2p। तो अब आप इस 2s और 2p को कंपेयर करो। इलेक्ट्रॉन आपका 2s में हो सपोज,
इसकी न्यूक्लियस से आप अट्रैक्शन देखोगे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 2s सब सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा नज़दीक हैं। जैसे हम इनकी दोनों की ही कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दूसरा सेल के ये सब सेल है, क्योंकि मैंने लिखा है डिफरेंट सब सेल ऑफ मेन सेल। जैसे 2s और 2p डिफरेंट सब सेल हैं सेकेंड सेल के, तो मैं कहूँगा कि पेनिट्रेशन पावर s सब सेल की 2p से ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज दिस 2s ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू 2p ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए मैं कहाँ है यहाँ पे s की p से पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि तीसरा सेल है, तीसरे सेल में कौन कौन से सब सेल हैं? s है, p है और d है। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपका, तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा किसकी होगी? s ऑर्बिटल ऑफ दीज 3s आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। 3p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गए, पेनिट्रेशन पावर कम होगी, नियरनेस टू न्यूक्लियस। क्योंकि अगर इन तीनों के कंपेयर करें तो इसमें s 3s ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, 3p न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया एज कंपेयर टू दिस 3s। और 3d जो ऑर्बिटल हैं वो उनकी पेनिट्रेशन पावर 3p से कम है और 3p की पेनिट्रेशन पावर 3s से कम है। तो पेनिट्रेशन पावर का ये ऑर्डर होगा। और तो पेनिट्रेशन पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मैं ये कहूँगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, इसका भी एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखो, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बेरिलियम है और एक मेरे पास बोरोन है। जैसे सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं, सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब इन दोनों को ही मैं कंपेयर करूँ, देखो अब न्यूक्लियर चार्ज तो बोरोन का ज़्यादा है, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब अगर बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर है 4, मैं लिखूंगा 1s2 2s2। अब बोरोन का आप देख लो, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 एंड 2p1। अब अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी? बेरिलियम की। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी? बोरोन की। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बेरिलियम से और एक इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है बोरोन से। तो अब देखो कि बेरिलियम में से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2s ऑर्बिटल में से जाएगा, यानी कि सेकंड सेल का s सब सेल, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा। और बोरोन का अगर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? इसका भी सेकंड सेल है, सेकंड सेल ही हुआ ना 2s और 2p। अब इसके जो बोरोन का इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहां से जाएगा? 2p से जाएगा। यानी कि यहाँ भी सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ भी सेकंड सेल से, बट यहाँ सेकंड सेल का s सब सेल है, यहाँ सेकंड सेल का p सब सेल है। तो p सब सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन से जुड़े होंगे कि s सब सेल से? s सब सेल के, मैंने अभी आपको समझाया कि s सब सेल की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। तो ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के, दीज आर मोर strongly attracted by the nucleus because these electrons are more penetrating toward the nucleus as compared to 2p electrons of this boron। तो मैं ये कहूँगा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बेरिलियम की ज़्यादा होगी बोरोन से। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर एज कंपेयर टू बोरोन। रीजन क्या है? क्योंकि पेनिट्रेशन पावर बेरिलियम की ज़्यादा है, किससे? बोरोन से। ऐसे ही आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को कंपेयर कर सकते हो। तो हम ये कहेंगे कि मैग्नीशियम की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी किसकी? एल्यूमिनियम से। तो उसके केस में इसकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था तीसरा फैक्टर, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट सब सेल। उसके बाद हम देखेंगे दो फैक्टर और इसमें बच गए, शील्डिंग इफेक्ट एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ है इसमें शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके आया हूं कि अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं न्यूक्लियर चार्ज से, और शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो ये मैं कहूँगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जितनी कम होगी उतना आप इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। अब मैंने ये कहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड करेगी। शील्डिंग इफेक्ट कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी।
और शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? जब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि किसी भी ग्रुप में जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये सेकंड पीरियड के मेंबर हैं, ये थर्ड के हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो इसमें 2 ही सेल हैं, इसमें 3 सेल हैं, इसमें 4 सेल, 5, 6, 7। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगे, आपको पहले के लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन करके आया हूँ बड़े अच्छे से, तो जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये यहाँ पे लिखा है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा शील्ड करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे शील्डिंग इफेक्ट सोडियम का लिथियम से ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा हुई, फिर किससे? सोडियम से। अब सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम से ज़्यादा होगी, पोटेशियम की रुबिडियम से ज़्यादा होगी, रुबिडियम की सीजियम से। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखा है ये, और शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड इसका उल्टा है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट फ्रेंशियम का सीजियम से ज़्यादा है, सीजियम का रुबिडियम से, रुबिडियम का पोटेशियम से, पोटेशियम का Na से, Na का लिथियम से। और इसमें लास्ट फैक्टर अब आपका बच गया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उन कैसे होगी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो 5वां और लास्ट इसमें फैक्टर है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी भी एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे है। तो यहाँ देखोगे कि 2 मेन फैक्टर होते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। देखो जैसे हाफ फिल्ड होता है कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल हो, जैसे पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाफ फिल्ड हो गया, बिकॉज पी सब सेल हैव 3 ऑर्बिटल्स, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये हाफ फिल्ड है। तो ऐसे ही एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये भी हाफ फिल्ड है। फुली फिल्ड कब होगा? जब पी में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एफ में 14 के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एटम में है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं कहूँ जैसे बेरिलियम है, सेकेंड पीरियड के जो मेंबर हैं, सेकेंड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब आप देखोगे कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? एक बार कन्फिग्रेशन देखेंगे। ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p4। अब ये हाफ फील्ड नहीं है। नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन देखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो इसमें p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ p में 4 है। तो कौन हाफ फील्ड हुआ? नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलूँगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी किससे? ऑक्सीजन से। अब देखो अगर नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, नाइट्रोजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2 हो गई। तो अगर ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ से गया, तो इसकी कन्फिग्रेशन होगी कि 1s2, 2s2 एंड 2p3। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन ये बच जाती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये 2p3 बच गया। अब कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया? अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल हो गई किससे? नाइट्रोजन से, क्योंकि अब ये हाफ फील्ड हो गया। तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, सेकेंड आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी होगी वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, क्योंकि अब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो आप ये देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बता सकते हो। या जैसे आप देखोगे नियोन है, नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इस सेकेंड पीरियड में सबसे हाईएस्ट है। नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पीरियड में सबसे हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है? आप देख लो एक बार। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6। तो ये p में सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है, फुल्ली फिल्ड हो गया ये। अगर ये फुल्ली फिल्ड है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है।
फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है इस सेकेंड पीरियड में। वाई? बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ गई, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज मोर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में स्टेबिलिटी की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे एटॉमिक साइज है, न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इफेक्ट एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको विद एग्जांपल सारे फैक्टर देखने हैं। और ऐसा नहीं है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए सिर्फ एक फैक्टर डिफेक्ट पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती हो सकता है कि एक से ज़्यादा फैक्टर एक साथ लगते हो। तो फिर वो कैसे आप डिसाइड करोगे, वो नेक्स्ट का वीडियो लेक्चर आप देखोगे, वहाँ पे मैं आपको पीरियोडिक ट्रेंड कराऊंगा आयनाइजेशन एनर्जी का। वहाँ आप सीखोगे कैसे पीरियड और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में, कीप वाचिंग दी चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएशन कराऊंगा आयनाइजेशन एनर्जी की इन ए ग्रुप एंड पीरियड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।